गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इस वीडियो को कवर करने वाला हूं। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ये जो है आपको फाइनल बोर्ड में भी काम आएगा और प्लस जो है जो सितंबर में जो फाइनल एग्जाम जो चल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, जो कल से जो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको जो है काफी हेल्प करेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं और हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है हम 10 को कवर करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जो हम 7 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्टिव केवल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आइए जान लेते हैं कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, देखिएगा कि सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। कृषि के क्षेत्र में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, आंदोलन हुई थी प्यारे बच्चों, जिनमें से 3 राज्य आया था। कब? 1960 में, ठीक है। जो पंजाब और हरियाणा और क्या था, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ये क्रांति हुई थी, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है प्यारे बच्चों, तो इससे भारत को जो है कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। यानी भारत को क्या बनाया है? आत्मनिर्भर कृषि के मामले में बनाया है। इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी। इसमें सर्वाधिक जो उपज है किसकी हुई थी? गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन थे, तो इस तरह से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप प्यारे बच्चों। डॉक्टर कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन थे, ठीक है। इसमें से क्या किया था इनमें, यानी इसमें जो है उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था। यानी उत्तम जो है यानी महंगे बीज और जो है अच्छे बीजों का जो है क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था, ठीक है। खाद का और बीजों का प्रयोग किया गया था इस क्रांति में, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों का नाम लिखिए। आपको अगर 2 रोपण कृषि के बारे में जो है यानी फसलों के बारे में पूछ लिए जाएंगे, तो आप जो है बिल्कुल आसानी से जो है प्यारे बच्चों जवाब दे देंगे, ठीक है। भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम बताइए। आइए वो कौन कौन सी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, ठीक है। रोपण कृषि क्या है? एक प्रकार की व्यापारिक मतलब कृषि है, जिसको हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। वो बिजनेस के लिए की जाती है एक तरह की, ठीक है। भारत की 2 रोपण फसलें गन्ना एवं चाय है प्यारे बच्चों। कौन है? गन्ना एवं चाय है। सर्वाधिक जो है गन्ना एवं चाय जो है उगाई जाती है भारत में, ठीक है, रोपण कृषि में। इसके अलावा भी अन्य रोपण फसलें उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन उसको कम मात्रा में किए जाते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। यानी फसल चक्रण और मृदा संरक्षण में किस प्रकार की सहायक है प्यारे बच्चों? आइए जानते हैं कि किस प्रकार की सहायक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में कहता है कि एक ही खेत में विभिन्न फसल ऋतुओं में भिन्न भिन्न फसलों की बुआई करना फसल चक्रण कहलाता है। यानी एक ही खेत में अलग अलग फसलों को उगाना जो है क्या कहलाता है? वो फसल चक्रण कहलाता है साफ तौर से, ठीक है प्यारे बच्चों। और यह फसल जो है प्यारे बच्चों, एक फसल ऋतु में बोई गई फसलों द्वारा मृदा से जिस प्रकार की पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऋतु होते हैं, ठीक, और ऋतु में जो है क्या किए जाते हैं? एक फसल जो है बोई जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा मृदा जो होता है, जो मृदा जो होता है प्यारे बच्चों, जो मिट्टी जो होता है, तो एक प्रकार की क्या होते हैं? पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी फसल ऋतु में उसी भूमि पर ही ऐसी फसल यानी बोई जाती है, उसी भूमि पर जो है एक फसल ऐसी भी मतलब बोई जाती है यानी उगाई जाती है, जो कि पहली फसल द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देते हैं। जो पहली जो है जो फसल जो हम किए हैं प्यारे बच्चों, उनमें जो भी हम जो है खाद वगैरह जो डाले हैं, जो उर्वरक डाले हैं, तो उन्हीं उर्वरक जो है क्या करते हैं? दूसरे फसलों को आपूर्ति कर देते हैं, ठीक है। और उदाहरण स्वरूप यदि खरीफ फसल ऋतु में किसी भूमि पर धान की बुआई की जाती है जो अधिक नाइट्रोजन अवशोषित करता है। अगर हम धान को अगर जो हम खेती में उगाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन हमें प्राप्त करता है, ठीक है। तो रवि फसल ऋतु में मैसूर, यानी रवि फसल कौन सी है? रवि फसल जो है ऋतुओं में क्या? मसूर, मूंग एवं अन्य दलहनी फसलें हैं, ठीक है। आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाएगा प्यारे बच्चों कि इनमें से रवि फसल कौन सा है, ठीक है। और इनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा रवि फसल नहीं है। तो अगर रवि फसल पूछ लिया जाएगा, तो आपको एक क्या दे देगा? मसूर दे देगा, ठीक है, या तो मूंग दे देगा, और बाकी जो है क्या दे देगा? धान दे देगा, गेहूं दे देगा, गन्ना दे देगा, ठीक है। अब अगर कभी कभी पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा जो है
क्या कहता है कि रबी फसल है यानी नहीं है प्यारे बच्चों, तो आपको जो है क्या किया जाएगा, तो इसमें जो है मसूर, मूंग एवं अन्य दलहनी खेत, सरसों वगैरह का जो है दे दिया जाएगा, और इसके बाद जो है इनमें से नहीं है तो धान दे दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछ लिए जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये मसूर और मूंग और अन्य दलहनी जो है सरसों वगैरह क्या है, ये फसल जो है रबी फसल है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर, यानी वायुमंडल से क्या करते हैं, यानी नाइट्रोजन को, जो पतली जो परत जो वायुमंडल के अंदर जो हवाई की जो होती है चादरों की तरह जो है, वहां से क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन ग्रहण कर देते हैं, ठीक है, जो कि मृदा में इसकी आपूर्ति कर देती है। इसी तरह फसल चक्रण मृदा में संरक्षण की सहायक होती है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारत की 2 नकदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम बताइए। यानी भारत की 2 नकदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम बताइए। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, नकदी रेशे वाली फसल क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। यकीनन बात है प्यारे बच्चों कि अलग अलग जो है तरह का जो है फसल भारत में उगाई जाती है, ठीक है, जिनमें से नकदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम भी निम्नलिखित है प्यारे बच्चों, ठीक है। नकदी फसल किसको हम कहते हैं, नकदी फसल में जो है प्यारे बच्चों चाय एवं कहवा आ जाता है, ठीक है, चाय एवं नकदी फसल में क्या आ जाता है, चाय एवं कहवा आ जाता है। और वहीं पर रेशे वाली में फसल में कौन सा आ जाता है, कपास एवं जूट आ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों का नाम लिखे। भारत में किन्हीं 2 रोपण फसलों का नाम लिखे। 2 रोपण फसलों के नाम जो है प्यारे बच्चों कहने के लिए कह रहा है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है बताया है, तो आप आसानी से जो है जवाब दे देंगे कि किन्हीं 2 रोपण फसल कौन कौन सा है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को, कि भारत की प्रमुख रोपण फसलें हैं, जिसको रबर, कॉफी, चाय और केला है प्यारे बच्चों, ठीक है। यही कह रहा है, रबर, कॉफी, चाय, केला। और सर्वाधिक मात्रा में क्या उगाई जाती है, रोपण सबसे ज्यादा जो है, यानी रोपण फसलों में से सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन सा उगाई जाती है भारत में, तो आ जाएगा आपका चाय आ जाएगा प्यारे बच्चों, और गन्ना आ जाएगा, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, देख लीजिए क्यों प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी का जो है उपयुक्त होना बहुत जरूरी है। और कपास के उत्पादन जो है प्यारे बच्चों, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी एक महत्वपूर्ण जो है टूल्स की तरह जो है मतलब वर्क करती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कपास के लिए काली मिट्टी का प्रयोग होता है, जहां पर काली मिट्टी होगी तो वहां पर जो है प्यारे बच्चों कपास के उत्पादन ज्यादा होगी। तो काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जो है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए जो है महाराष्ट्र में कपास की यानी खेती की जाती है, उत्पादन ज्यादा होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। और देश में इसी प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठारी क्षेत्रों में भी विशेष महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्कन के पठारों में कहाँ पाई जाती है, विशेष महाराष्ट्र में पाई जाती है। और यह मिट्टी काफी उर्वर होती है, क्योंकि उर्वर के लिए जो है प्यारे बच्चों, अगर उर्वर है तब ना इसमें कपास की खेती की जाती है, अगर उर्वर नहीं होती तो कपास की खेती नहीं की जा सकती है। यकीनन जहां पर जो है प्यारे बच्चों यानी काली मिट्टी होगी वहां उर्वर ज्यादा होगी, और वहां कपास का उत्पादन जो है ज्यादा की जाएगी, ठीक है। इस कारण महाराष्ट्र के कपास का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसी कारण में जो है महाराष्ट्र में कपास के उत्पादन सर्वाधिक होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 7 को कवर करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। अर्थव्यवस्था जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके बारे में आप जान लेंगे। भारत अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, देख लीजिए क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूर्णतः कृषि पर आधारित है। भारत का जो अर्थव्यवस्था जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो रीढ़ की जो हड्डी जो है वो ज्यादातर किस पर मतलब आश्रित है प्यारे बच्चों, कृषि पर आधारित है प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है जो इनकम जो होता है प्यारे बच्चों, तो वे क्या अर्थव्यवस्था में जो है सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, इनकम जो होता है प्यारे बच्चों, तो वह कृषि पर आधारित है। कृषि से ही देश को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। खाद्य जो है सामग्री वगैरह जो है प्राप्त जो होती है किनसे होती है, कृषि से होती है। इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल प्राप्त जो होता है वो कृषि से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा कृषि से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा को भी प्राप्त की जाती है, क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, ठीक है। जो है कृषि रोजगार के लिए जो है विदेशी जो मुद्रा जो होती है, ठीक है, उसकी भी प्राप्ति होती है, जो आयात निर्यात करते हैं। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% है। राष्ट्रीय जो है आय में जो है इनकी योगदान कितने प्रतिशत है, 29% है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है प्यारे बच्चों। मैंने आपको
जो बताया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है, क्यों? इसमें कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि गन्ने गन्ने की जो जो उपज जो होती है उत्तरी भारत की अपेक्षा में से दक्षिणी भारत में अधिक क्यों है, यानी उत्तर से जो है दक्षिण में जो है इनकी उपज अधिक सर्वाधिक क्यों होती है प्यारे बच्चों, इसके बारे में जो है वो कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो देखिए इनका कारण को जान लेते हैं प्यारे बच्चों। आप अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं कि गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन है? गन्ना एक क्या है? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है प्यारे बच्चों। उष्ण और उपोष्ण का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वो जो है ठंडी के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी जो है उनको जो है उगाई जाती है। ठीक है, इसलिए जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सीएम और 100 सीएम वार्षिक मतलब क्या कहता है वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की तुलना में ये सारी अनुकूल परिस्थितियां अधिक उपलब्ध है, इसलिए जो है प्यारे बच्चों वहां पर जो है गन्ना की उत्पादन अधिक होती है। साथ ही दक्षिण भारत के गन्ना उत्पादक राज्य तटीय भाग में पड़ने के कारण जलवायु में आर्द्रता अधिक होती है जो अधिक उपज में सहायक होती है, क्योंकि उत्तरी भारत में से जो है दक्षिण भारतों में जो है जो पानी जो होते हैं यानी जल जो होते हैं जलवायु जो होते हैं उनकी आर्द्रता जो है नमी जो है ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जो है वहां पर जो है ज्यादा गन्ने की खेती होती है, इसलिए गन्ने की उपज दक्षिण भारत में अधिक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि व्यापारिक कृषि एवं निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं और निर्वाहक कृषि किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर में कि व्यापारिक कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली कृषि है। व्यापारिक कृषि जो है प्यारे बच्चों वो केवल जो है आयात निर्यात खरीद बिक्री के लिए की जाती है। ठीक है, और जिसमें जो है कृषक अधिक पूंजी एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग कर अधिक लाभ प्राप्त करता है। इसमें क्या किया जाता है व्यापारिक कृषि के लिए जो है मशीनों का जो है इस्तेमाल किया जाता है जो कम पूंजी में जो है अधिक जो है प्यारे बच्चों क्या किया जाए आय मिले, इसलिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और निर्वाह कृषि वह कृषि होता है जिसमें कृषि अपने जीवन निर्वाह के लिए अन्य उत्पादन करते हैं, जैसा कि आप हो गए या हम हो गए, देखते हैं प्यारे बच्चों कि कम मात्रा में जो है खेती करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उन्हीं को निर्वाहक कृषि कहते हैं। और जो है व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं जो बिजनेस के लिए की जाती है प्यारे बच्चों और अधिक मात्रा में की जाती है जो मशीनों के माध्यम से जो है जो की जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं व्यापारिक कृषि कहते हैं। निर्वाहक कृषि हम किसे कहते हैं जो केवल अपने जीवन यापन के लिए कम जमीनों में कम भूमि में जो है खेती की जाती है, तो उसे हम निर्वाहक कृषि कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है प्यारे बच्चों, देखिए जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, नकदी फसल छोटे या बड़े आकार के भूखंड पे अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से इस प्रकार की फसल उगाए जाते हैं। नकदी फसल को क्या किया जाता है कि अधिक भूमि में जो है प्राप्त अधिक भूमि जो है की जाती है। ठीक है, और फसल उगाए जाते हैं जैसे कि तंबाकू मसाला आदि हो गए। ठीक है, नकदी फसल कहते हैं। छोटे या बड़े आकार के भूखंड में यानी छोटे भी और बड़े आकार के भूखंड में अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से ही इस प्रकार की फसल उगाए जाते हैं जैसे कि तंबाकू और मसाला आदि हो गया। और रोपण फसल जो है प्यारे बच्चों रोपण कृषि में भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो इस कृषि को यानी रोपण फसल में क्या है रोपण कृषि में भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि ही है। इसी प्रकार कृषि के उद्योग जैसा कि गन्ना को जो है चीनी बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों वो व्यापारिक के लिए किए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं रोपण फसल को भी हम व्यापारिक कृषि मान सकते हैं। ठीक है, जो उद्योग की तरह जो है मैनेजर एवं मजदूर की अवस्था होती है और मिल मालिक की तरह इनमें कृषि की स्थिति होती है। क्या होती है कृषक की स्थिति होती है। ऐसी कृषि बड़े फार्मों में यंत्रों एवं अन्य आधुनिक तकनीक से की जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, मशीनों के माध्यम से की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं नकदी फसल यानी रोपण फसल कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को प्यारे बच्चों बहुत ही तेजी के साथ कवर करते हैं। आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, भागिएगा मत। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करते हैं प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर
देखेंगे कि भारतीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित है। भारतीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित है प्यारे बच्चों। नंबर एक, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं कि भारतीय कृषि आजीविका प्रदान प्रधान तथा प्राचीन एवं परंपरागत व्यवसाय है। भारत की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। इस प्रकार की कृषि पर जनसंख्या की बोझ अधिक होती है प्यारे बच्चों। इस प्रकार की जो है प्यारे बच्चों कृषि पर जो है जनसंख्या की जो है बहुत अधिक होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नंबर दो में देखिएगा कि खदानों की प्रधानता। हाँ, खदानों की क्या होता है, खदानों की प्रधानता के बारे में जानेंगे कि अधिक जनसंख्या के लिए भोजन जुटाने हेतु खदानों की ही मुख्य रूप से उत्पादन करना पड़ता है। व्यापारिक फसलें में कम पैदा की जाती है। ये जो है क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि के माध्यम से जो है ये क्या उनसे तुलना में ये कम की जाती है। ठीक है, नंबर तीन में कहता है कृषि के प्राचीन तरीके। जो प्राचीन जो तरीके थे तो इसमें जो है देखिए क्या कहता है कि भारत की कृषि कार्य अभी भी पुराने एवं पिछड़ी विधि से किया जाता है। यानी प्राचीन मतलब जो पूर्व से जो है हाँ लोग जो है कृषि करता आ रहा है तो उन्हीं को कहते हैं प्राचीन कृषि कहते हैं। जो पुराने के ही जमाने से जो है, ठीक है प्यारे बच्चों, कृषि कार्य अभी भी पुराने एवं पिछड़े यानी विधि से ही किया जाता है प्यारे बच्चों। नई विधि से तो नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नई विधि के माध्यम से जितने भी किया जाता है वो सब फ्लॉप होते चला जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए चार में कहता है कृषि का मानसून पर निर्भरता क्या होता है। कृषि पर जो है मानसून का निर्भरता जो होता है वो कैसा होता है कि भारतीय कृषि पूर्णतः मानसूनी जलवायु पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव कृषि उत्पाद पर पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर पांच में कहता है कि व्यापारिक कृषि इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक तकनीक का निवेश किया जाता है। ठीक है, अतः ये किसान अपनी लगाई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जिनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कृषक जो होता है, जो यानी खेती बाड़ी करने वाले जो मजदूर जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो खेती जो व्यापारिक कृषि जो की जाती है तो उनकी रोजगारों पर दरार पैदा हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके बारे में जो है बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप लोगों अगर नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर टेंट ऑफ स्टडी लिखिए, सर्च कीजिए और उसमें देखिए जैसे कि चाय कॉफी हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं क्षेत्र का नाम लिखे। गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं क्षेत्र का नाम लिखने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो भारत विशेष प्रकार का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है अभी भी। इसके उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाएं इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, जैसा कि एक नंबर में तापमान, इसके लिए तापमान का होना जरूरी है। ठीक है, तापमान, इसके बाद वर्षा, इसके बाद मृदा, इसके बाद जो है क्या कहते हैं कि तापमान में क्या होता है, बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस ग्रह होना चाहिए। इसके बाद वर्षा जो है 50 माइनस 100 सेमी तक होना चाहिए। और जो है प्यारे बच्चों मृदा क्या होना चाहिए, जलोढ़, हल्की और डोमेट होना चाहिए, जिसमें जो है अधिक उत्पादन के लिए जो है प्यारे बच्चों इस तरह का जलोढ़, हल्की, डोमेट मिट्टी जो है गेहूं के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, गेहूं एक रबी फसल है प्यारे बच्चों, जो मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में उपजाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि चाय उत्पादन की प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, यानी चाय उत्पादन जो की जो जाती है उनके जो प्रमुख जो भौगोलिक जो दशा है प्यारे बच्चों, इनके बारे में वर्णन करने के लिए कह रहा है और भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करने के लिए कहा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि चाय एक महत्वपूर्ण के पेय फसल है, यानी पी जाने वाली फसल है और ये जो है झाड़ियों की कोमल पत्तियों को संशोधित करके प्राप्त की जाती है। वो झाड़ियों की तरह होती है, उनके पत्ते जो है छोटे छोटे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो है वो कोमल होते हैं। ठीक है, चाय की कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है प्यारे बच्चों। कृषि के लिए जो है क्या होती है, निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। ठीक है, जैसा कि तापमान में क्या होता है कि चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसके उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब ये जो है वो हो पाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, और 2 में देखिए वर्षा, यानी वर्षा, देखिए वर्षा से क्या फायदा होगा कि चाय के उत्पादन के लिए 150 सेमी से लेकर 200 सेमी तक की वर्षा उपयुक्त होती है। ठीक है, उपयुक्त होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों।
ठीक है। 3 में कहता है कि आर्द्रता, कि चाय के पत्तियों के विकास के लिए, ठीक है, उच्च आर्द्रता यानी होनी चाहिए, तब जो है प्यारे बच्चों वो हरी भरी रहेंगे और उसमें उत्पादक जो है ज्यादा हो पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखिए चौथा में कहता है कि सस्ते श्रम, चाय की कृषि पत्तियों को चुना जाता है और तोड़ा जाता है। ठीक है, यानी इसमें जो है चाय की कृषि में पत्तियों को क्या किया जाता है, चुना जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, और एवं सुखाया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तब जो है प्यारे बच्चों वो क्या बनते हैं, वो चाय की पत्ती बनते हैं। ठीक है, और 5 में कहता है कि ढालू भूमि होना चाहिए। ढालू भूमि क्या है कि चाय के पौधे के जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो लाल हो जाएंगे प्यारे बच्चों और उनकी पत्तियां जो है झड़ने लग जाएगी, क्योंकि पत्तियों से ही तो प्यारे बच्चों क्या की जाती है, यानी चाय की पत्ती बनाई जाती है। ठीक है, कारण यह है कि चाय की कृषि की ढालू भूमि पर भी की जाती है, इसके लिए ढालू नमा जो है प्यारे बच्चों खेत का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब जो है वो क्या हो पाएगा, सही ढंग से जो है उनका उपज हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो पानी जम जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनकी जो है, ठीक है, जो उगाया जो जाएगा प्यारे बच्चों तो उसमें क्या हो जाएगा, नमी आ जाएगी। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र के बारे में अब जान लेते हैं कि उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य असम एवं पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में जो है अधिक मात्रा में की जाती है, दक्षिण का नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है, और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र देहरादून, कांगड़ा घाटी एवं कश्मीर में की जाती है, और सबसे ज्यादा जो है उत्तरी पूर्वी राज्य असम और बंगाल में की जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। भारतीय कृषि के जो निम्न उत्पादकता है, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारतीय कृषि के निम्नलिखित उत्पादक में निम्नलिखित 4 कारक है। नंबर 1, वर्षा की अनिश्चितता, जिसको कहते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भरता करता है। ठीक है, फलतः कभी अतिवृष्टि तो कभी अनुवृष्टि से उत्पादकता प्रभावित होता है। और नंबर 2 में खेतों का उपखंडन जो है, परिवार की सदस्य संख्या बढ़ने के कारण खेतों का आकार छोटा हो जाता है और फलतः यांत्रिक कृषि करना संभव नहीं होती है। यांत्रिक यानी जिसको हम कहते हैं मशीनों के द्वारा जो है खेती जो है नहीं की जाती है, क्योंकि परिवारों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए जो है मशीनों में कठिनाई हो आती है प्यारे बच्चों। 3 में कहता है पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव से क्या होता है कि देश के छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, इसके पास पूंजी का अभाव है, अतः ये खेती, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से नहीं कर पाते हैं, फलतः वो उपज घटती जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, और देखिएगा चौथा में कहता है कि अत्याधुनिक तकनीक का अभाव जो है, अधिकतर क्षेत्रों में अभी भी कृषि परंपरागत तरीकों से किए जाते हैं। कृषि के आधुनिक तकनीकें जो है प्यारे बच्चों, आधुनिक तकनीक अच्छे बीज, खाद एवं उर्वरक आदि का प्रयोग कम होने से उत्पादन कम हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्या चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कहता है कि चावल के उत्पादन की उपयुक्त दशा है, धान से चावल बनाया जाता है और धान मानसूनी फसल है जिसके भौगोलिक दशाएं उपयुक्त होती है। नंबर 1, उच्च तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच प्यारे बच्चों। ठीक है, नंबर 2 में है पर्याप्त वर्षा 125 से लेकर 200 सीएम वार्षिक वर्षा, कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की अवस्था। नंबर 3, समतल भूमि ताकि पानी का जमा रह सके, और नंबर 4, जलोढ़ दोमट मिट्टी होना चाहिए। नंबर 5वां, पर्याप्त सस्ते मजदूर होना चाहिए, यानी कम रुपए में जो है, ठीक है प्यारे बच्चों, वो मजदूर जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका वर्णन को देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता आज के संदर्भ में अति आवश्यक है। विकास की जो स्थिति है, इसके लिए उद्योग एवं व्यापार की नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे स्थिति में देश में आधुनिक तकनीक जो है ज्ञान एवं पूंजी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में पूंजी और उत्पादक वस्तुओं को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व काफी बढ़ गया है। और भारत के लिए वैश्वीकरण कई कारणों से
आवश्यक है प्यारे बच्चों। नंबर 1, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, वैश्वीकरण के द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और भारत जैसे विकासशील देश में अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। और नंबर 2 में कहता है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। मानव के जो पूंजी का जो क्षमता जो है प्यारे बच्चों, इनका जो विकास जो है वैश्वीकरण के लिए 2 मुख्य घटकों का होना अनिवार्य है। अगर ये मुख्य 2 घटक नहीं अनिवार्य होगा तो उसको काफी नुकसान होगा। शिक्षा तथा कौशल, इन दोनों घटकों के द्वारा ही मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, इसमें क्या होता है, दोनों घटकों के द्वारा जो मानवीय विकास का क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है। अगर वो नहीं रहेंगे तो मानव को जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रतियोगिता, वैश्वीकरण के संसाधनों के आवंटन में कुशलता आएगी, पूंजी निपज अनुपात घटेगा तथा श्रम के उत्पादन की वृद्धि होगी और इसमें देश में विदेशी पूंजी एवं आधुनिक तकनीक प्रभावित हो सकेगी। ठीक है। नंबर 4, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता भारत जैसे विकासशील देशों की अच्छा गुणवत्ता वाली क्या है उपभोग की वस्तुओं की तुलना में कम कीमत प्राप्त करने में योग्य बनाता है। ठीक है। नंबर 5 में नए बाजार तक पहुंच। भारत जैसे विकासशील देश के लिए विश्व के बाजार तक पहुंचने का एक आम रास्ता वैश्वीकरण ही है प्यारे बच्चों। नंबर 6, उत्पादन की स्तर में उन्नत करना क्या होता है, वैश्वीकरण के माध्यम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि वैश्वीकरण के द्वारा अच्छे किस्म के मशीन तथा उन्नत तकनीक के उपयोग से उत्पादन में स्तर के ऊपर उठाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि जो है वो कम समय में जो है प्यारे बच्चों अधिक मतलब उत्पादन हो सके और जिससे है ज्यादा लाभ हो सके। ठीक है। नंबर 7वां में कहता है कि बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रों में सुधार। देश के विदेशी बैंकों में आगमन से देश की बैंकिंग का वित्तीय अवस्था में सुधार होगा। ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर को प्यारे बच्चों ठीक है देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर में कहता है प्यारे बच्चों कि भूखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था कीजिए। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के क्या होता है कि बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण, अनाजों को बर्बादी को कम करने एवं सरकारी स्तर को खाद्य भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अपनाया गया है। भूख मिटाने के लिए ऐसी कृषि तकनीक का उपयोग किया जाए जो पर्यावरण की दृष्टि से सतत क्या है पोषणीय है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी भी एक पूरक उपकरण का काम कर सकती है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अभी तक अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को और अपने साथी को जो है सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास में वो भी जुड़ सके प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। धन्यवाद।